हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स क्या होता है वो देखने वाले हैं। ये यूज क्यों होते हैं कन्वर्टर? तो अ, कोई भी अब डिवाइस है, जैसे कि सारे डिवाइसेस में डिजिटल डेटा इनपुट अगर दिए तो वो आउटपुट देगा, ऐसा नहीं होता है। या फिर एनालॉग देंगे तो आउटपुट देगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक सिस्टम का अपना एक कोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस होता है। उस वजह से हमें जहाँ पे डिजिटल को एनालॉग करने की जरूरत है, वहाँ पे हम D2A कन्वर्टर यूज करते हैं, और जहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल करने की जरूरत है, वहाँ हम A to D कन्वर्टर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। Digital to analog converter. The process of converting digital data to analog data is called digital to analog conversion. The circuit that converts data is called digital to analog converter. जब हम 0 1 जो नंबर्स है उसे हमारे नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 10 20 30 40, उसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कहा जाता है। और ये कन्वर्जन करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज कर रहे हैं उसे बोलते हैं D2A कन्वर्टर। यहाँ पे n बिट इनपुट्स दिए जाते हैं और हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि 4 बिट 8 बिट इस तरह से। और इसे डिकोडिंग डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि वो जो भी कोडेड इंफॉर्मेशन है, डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उसे वो डिकोड करता है और हमें समझ में आए इस लैंग्वेज में हमें लाके देता है, इसीलिए इसे डिकोडिंग डिवाइस कहा जाता है। यहाँ पे D2A कन्वर्टर की दो मेथड्स है। सबसे पहली है वेटेड रजिस्टर D2A कन्वर्टर और दूसरी है R2R लैडर D2A कन्वर्टर। ये दोनों मेथड हम वन बाय वन आगे स्टडी करेंगे। दूसरा कन्वर्टर है A to D कन्वर्टर। इसे बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये है अपोजिट, एकदम अपोजिट कन्वर्टर। तो यहाँ पे जो एनालॉग इंफॉर्मेशन है वो हम डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे नॉर्मल नंबर्स है उसे हम 0 1 बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस कन्वर्जन को जो डिवाइस लगता है उसे बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये एक एनकोडिंग डिवाइस है। वो हमने जो भी इंफॉर्मेशन डिवाइस को दी है उसे एनकोड करता है, एनक्रिप्ट करता है और उस पे फिर आगे फंक्शन करता है और हमें आउटपुट देता है। जैसे कि अब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कीबोर्ड का कोई भी बटन हम प्रेस करेंगे तो उसे डायरेक्ट, अब हमने टी प्रेस किया तो टी नहीं जाएगा, वहां पे उसका कोड जाएगा, बाइनरी कोड, और फिर वहां पे प्रोसेस होता है और हमें हमारे डेस्कटॉप पे टी दिखता है। इस तरह से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वर्क करता है। इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है और डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू DAC कन्वर्टर। यहाँ पे 4 मेथड्स है एनालॉग टू डिजिटल करने के लिए। फर्स्ट है साइमल्टेनियस A to D कन्वर्टर, काउंटर टाइप A to D कन्वर्टर, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप A to D कन्वर्टर और ड्यूअल स्लोप A to D कन्वर्टर। इसमें से फोर्थ मेथड जो ड्यूअल स्लोप मेथड है वो आपको सिलेबस में नहीं है, और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ये 2021 का जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से कट हुआ है। इसीलिए इस टाइम हमें सिर्फ दो मेथड स्टडी करनी है, साइमल्टेनियस A to D और काउंटर टाइप A to D। बाकी नॉर्मल सिलेबस में फर्स्ट 3 मेथड्स हमें स्टडी करनी है। वेटेड रजिस्टर D2A कन्वर्टर। D2A कन्वर्टर के दो टाइप्स है। एग्जाम में आपको दोनों टाइप्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में D2A कन्वर्टर का फर्स्ट टाइप पूछा है, यानी कि अगर वेटेड रजिस्टर पूछा है, तो जो सेकेंड टाइप है R2R D2A कन्वर्टर, उसका आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। या फिर अगर R2R D2A कन्वर्टर पूछा है तो आपको इस वेटेड रजिस्टर का न्यूमेरिकल आ सकता है। यानी कि ये दोनों ही कन्वर्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। This is a simple method where each bit signal is connected with weighted register. इसमें हर एक जो बीट है, यानी कि
हम n बीट इसको इनपुट देने वाले हैं, तो एवरी बीट को हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है जिसको एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। The MSB input is connected with lowest register, and as we move forward towards LSB, the resistance value is made twice of previous register. तो यहाँ पे जो हमारा MSB इनपुट है उसे जो हमने रजिस्टर कनेक्ट किया होता है वो उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम LSB के तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे उसकी वैल्यू डबल होते जाती है। यानी कि MSB में हमने R कनेक्ट किया है तो उसका जो नेक्स्ट रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू 2R होगी, उसका नेक्स्ट होगा तो वो डबल हो जाएगी 4R, 8R, 16R, इस तरह से डबल होते जाती है वैल्यू एज वी मूव टूवर्ड्स LSB. The purpose of increasing the resistor value is to pass minimum current through LSB resistance while maximum current through MSB resistance. So जिस जिस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो वहां में उस रजिस्टर से पास होने वाला करंट डिक्रीज होता है, यही यहाँ पे बताया है। The network connected in this method is also known as variable resistor network. तो अब हम इसकी डायग्राम देखेंगे, उसमें जो हमने ये नेटवर्क लिया है रजिस्टर का उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल रजिस्टर नेटवर्क। तो इस नाम से भी इस रजिस्टर को जाना जाता है। ये हमारी 4 बिट वेटेड रजिस्टर की डायग्राम है जिसमें हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जरिए ये वेटेड रजिस्टर बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 इनपुट्स है। सबसे नीचे जो है वो है LSB, ऊपर है MSB, A B C D इस तरह से हमने उसे नाम दिया है। तो A का रेजिस्टेंस है R, B का है 2R, C का है 4R, D का है 8R। जैसे जैसे हम LSB के तरफ बढ़ते जाते हैं उसका रेजिस्टेंस डबल होते जाता है। अब इसमें क्या किया है, हमने एक समिंग एम्पलीफायर यूज किया है और 4 डिजिटल इनपुट्स है जो कि है A B C D। The input to the circuit can be connected by using 4 switches SPDT so that each switch can be either at 0 level or 1 level. तो ये जो हमारा सर्किट है उसमें हमने जो इनपुट दिए हैं उसे हमें कभी 0 करना है कभी 1 करना है। तो इसीलिए जो ड्यूअल स्विच होते हैं वो आप आगे देखोगे, तो उस तरह से हम उसे ड्यूअल स्विच लगा सकते हैं, तो हमें उसे 0 और 1 लेवल देने में आसानी होगी। The output of the D2A converter is given by, तो हमने हमारा जो समिंग एम्पलीफायर था उसमें उसका आउटपुट देखा था, तो ये वही आउटपुट इक्वेशन है। इसी आउटपुट इक्वेशन से हम हमारे D2A कन्वर्टर का आउटपुट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने समिंग एम्पलीफायर यूज किया है और ये हमारा उसका मेन आउटपुट इक्वेशन है। यहाँ पे VA, VB, VC है हमारे इनपुट वोल्टेजेस थे। अब हमने यहाँ पे 4 बिट्स यूज किए हैं तो हम यहाँ पे 4 इनपुट्स यूज करेंगे, यानी कि वो हो गए A, B, C और D। और रेफरेंस जो है यहाँ पे हमने R लिया है तो इसीलिए यहाँ पे भी हम R लिखेंगे, और ये RA, RB, RC तो हमने अभी देखा था, हमने A के लिए R लिया है, B का इनपुट है वहां पे 2R है, C के लिए 4RA और D के लिए 8R है, तो वो वैल्यूज हमने पुट की है। इस तरह से हमारा आउटपुट इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ पे ABCD जो है वो इनपुट्स है, तो हम उस इनपुट्स को वोल्टेज के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो D जो है हमारा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट है तो उसे हम V0 देंगे, फिर V1, V2, V3 इस तरह से इसके इनपुट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये R, 2R, 4R, 8R वहां पे हम n बीट नंबर्स दे रहे हैं, n बीट इनपुट दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम इस तरह से 2^3, 2^2, 2^1 और 2^0 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा आउटपुट इक्वेशन है फॉर D2A कन्वर्टर, वेटेड रजिस्टर D2A कन्वर्टर।
अब हम सपोज करते हैं कि हमने दो वोल्टेज लेवल्स ली है। 0 वोल्टेज लेवल जो है उसे हमने 0 वोल्ट दिया है और जो हमारा 1 होगा वोल्टेज उसे हमने 4 वोल्ट दिया है। यानी कि 0 इनपुट के लिए 0 वोल्ट और जब हम 1 देंगे इनपुट में तब हम 4 वोल्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी इन चारों इनपुट्स को 0 0 0 0 देंगे। तो जब हम 0 देते हैं तब हमारा जो इक्वेशन था आउटपुट का उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए बी सी डी की जगह पे हमने 0 पुट किया तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई 0 वोल्ट्स। यानी कि वी आउटपुट जो है वो 0 वोल्ट्स आ गया। जब हम ABCD को 0 0 0 और 1 देंगे 1 यानी कि क्या है 4 वोल्ट्स। यानी कि हमें यहाँ पे 0 यानी कि जो ये D है वहां पे हमें क्या लिखना है 4 वोल्ट्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -5.5 वोल्ट। इसी तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज देते रहेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज के आंसर मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे। जब हम 0 0 1 0 दे रहे हैं यानी कि 1 अब हमने C को दिया है वहां पे C के जगह पे हमें 4 वोल्ट्स लिखना पड़ेगा। तो आंसर आएगा -1 वोल्ट यानी कि हमारा आउटपुट है -1 वोल्ट। जब हम इनपुट्स में 0 0 1 1 दे रहे हैं तब अब C और D दोनों जगह पे 4 वोल्ट्स दिया है हमने तो आंसर आएगा -1.5 वोल्ट। इस तरह से हम सारे डिफरेंट बाइनरी कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे डिफरेंट बाइनरी कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं तो हमें इस तरह के एनालॉग आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो ये आउटपुट्स जो है वो हम देख सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू डिजिटल इनपुट्स। तो जब हम 0 0 0 दे रहे हैं तब 0 वोल्ट आया, फिर 0 0 0 1 दिया तो -0.5 वोल्ट आया। इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन के डिजिटल इनपुट्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट एनालॉग आउटपुट्स लिखे हैं वो आप देख सकते हो 0 to 15 के लिए लिखे हैं। अब हम ये जो वेटेड रजिस्टर है इसके कुछ ड्रॉबैक्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है each register has different a value which is exactly half of previous one. Such precision registers may not be available. It requires a wide range of registers. तो यहाँ पे हमने पहला रजिस्टर लिया था R, फिर दूसरा 2R, 4R, 8R। तो इस टाइप के एग्जैक्ट वैल्यूज के रजिस्टर हमें मिलना मुश्किल होता है। Each register handles different value of current, so all have different voltages. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है इसीलिए करंट भी अलग है तो वोल्टेज भी अलग है एवरी इनपुट का। The MSB register is required to handle large current. तो MSB में जो हमने रजिस्टर लगाया है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है इसीलिए वहां पे करंट सबसे ज्यादा होता है। It may not be possible to get low tolerance register if exactly half. तो यहाँ पे लो टॉलरेंस रजिस्टर्स मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे हाफ हाफ रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं। Any change in temperature will cause change in resistance which will affect the output voltage. तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी अफेक्ट करती है इस वोल्टेजेस पे। It is very difficult to fabricate such wide range of R with integrated circuit technique. तो वही बोला है फिर से कि वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टेंस बनाना और इस तरह से उसका सर्किट बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है। To overcome these problems, an alternative circuit of R2R ladder has been developed. तो यही सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमने R2R लैडर ये इस तरह का दूसरा D2A कन्वर्टर डेवलप किया है। R2R D2A कन्वर्टर R2R लैडर इज अ रेजिस्टिव नेटवर्क यानी कि इसमें हम रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं। Contains only two resistors values R and 2R। यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं उनकी वैल्यू R होंगी या 2R होंगी। It has OP-AMP as scaling circuit। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पे भी यूज किया है हमने। MSB input towards right and LSB input
विथ लेफ्ट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे जो हमें MSB लेना है वो राइट वाला पार्ट लेना है और राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट में LSB होगा। ये है सर्किट डायग्राम ऑफ R2R D2A कन्वर्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में यहाँ पे हमने जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है वो सारे 2R 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 है और यहाँ पे ये ऊपर वाले R है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया है। A, B, C, D ऐसे 4 इनपुट वोल्टेजेस है जहाँ पे A जो है वो MSB है और D है LSB। Suppose digital input is ABCD is equal to 1 0 0 0। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि हमने यहाँ पे 1 0 0 0 इनपुट दिया है इस सर्किट को। तो इस किस तरह से हम इनपुट देंगे, तो A के लिए 1 देंगे, फिर B, C और D को 0 देंगे। तो अब यहाँ पे B, C और D इनको 0 इनपुट दिया है, तो इस नेटवर्क को हमें रिड्यूस करना है और यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज है जो कि 1 है, तो यहाँ तक हमें लाना है। तो वो किस तरह से हम करते हैं, तो सबसे पहले ये जो नेटवर्क है यहाँ पे ये 2R पैरेलल में है, तो 2R पैरेलल टू 2R इज इक्वल टू R हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक ही नेटवर्क आएगा जो है R, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है। अब ये R और ये R दोनों सीरीज में है, तो R प्लस R इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2R आएगा, फिर से ये 2R पैरेलल में आएंगे, फिर से यहाँ पे R आएगा और इस तरह से फिर से यहाँ पे R और R सीरीज में है जो कि 2R हो जाएगा। यहाँ पे 2R फिर से पैरेलल में आएंगे और फिर से वो सीरीज में आएंगे। तो हमारा फाइनल सर्किट कुछ इस तरह दिखेगा, जहाँ पे ये यहाँ पे 2R है, यहाँ पे 2R है जो कि A इनपुट है और ये V इनपुट है। तो इस साइड में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया है। तो यहाँ पे V इनपुट की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो V इनपुट इज इक्वल टू यहाँ का ये वोल्टेज V इंटू 2R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो V इनपुट आएगा V बाय 2। तो फर्स्ट केस में हमारा V इनपुट आ रहा है V बाय 2। नेक्स्ट, जब हम ABCD को इनपुट देंगे 0 1 0 0, यानी कि अब A को 0 है और B को पॉजिटिव वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे 1 है, C और D को फिर से 0 है। तो अब हमें D और C ये दोनों इनपुट यहाँ तक हमें रिड्यूस करना है इस सर्किट को। तो जब हम पहले वाले मेथड से फिर से ये दो पैरेलल में, फिर से यहाँ पे ये सीरीज में, इस तरह से जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, ये फाइनल वाला सर्किट यहाँ तक आप रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे 2R आएगा, यहाँ पे ये जो B पॉइंट है वहां पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज निकालना है। तो वो किस तरह से निकालेंगे, V इनपुट इज इक्वल टू V, यहाँ का हमें V निकालना है, तो V इंटू 2R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4R, जो कि आएगा V बाय 2। और V बाय 2 यहाँ पे आ गया और ये जो 2R है वो R हो जाएगा और ये फिर से सीरीज में आ जाएंगे। तो हमारा फाइनल V इनपुट आएगा V बाय 2, क्योंकि यहाँ पे है V बाय 2 इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4R, जो कि V इनपुट आ गया V बाय 4। तो सेकेंड केस में V इनपुट आ रहा है V बाय 4। इसी तरह से जब हम 0 0 1 0 इनपुट देंगे तब V इनपुट आएगा V बाय 8 और 0 0 0 1 इस तरह से जब हम ABCD को इनपुट्स दे रहे हैं तब V इनपुट आएगा V बाय 16। The output of D2A converter can be calculated by using summing amplifier equation। तो हमने समिंग एम्पलीफायर क्या है, किस तरह से वर्क करता है वो देखा था और वहां पे हमने उसका आउटपुट इक्वेशन भी डिराइव किया था। तो यहाँ पे V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF इन ब्रैकेट V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 प्लस V4 बाय R4। इस तरह से इस इक्वेशन से हम इस R2R D2A कन्वर्टर का भी आउटपुट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक एम्पलीफायर यूज किया है। यहाँ पे
V1 इज इक्वल टू A/2 है, V2 इज इक्वल टू B/4 है, V3 इज इक्वल टू C/8 है, V4 इज इक्वल टू D/16 और हमारा जो रेफरेंस रेजिस्टेंस है वो है R। और जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो हमने पहले वाला कन्वर्टर देखा है उसमें भी हमने इस तरह का इक्वेशन डेवलप किया था, तो हमें आउटपुट निकालने के लिए ये इक्वेशन याद रखना है। तो V आउटपुट इज इक्वल टू आएगा माइनस इन ब्रैकेट A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 प्लस D/2 तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट दिए हैं। जब हम इनपुट इस तरह से, जब हम चारों ही इनपुट को 0 देंगे तब आउटपुट में 0 मिलेगा। फिर जब हम 0 0 0 1 दे रहे, यानी कि यहाँ पे हम A, B और C, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और D के जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें आउटपुट इस तरह से माइनस 0.625 मिलेगा। जब 0 0 1 0 पुट कर रहे तब माइनस 1.25 मिलेगा और 0011 के लिए माइनस 1.845 मिलेगा। तो ये इक्वेशन आपको जरूर याद रखना है। ये था R2R D2A कन्वर्टर का वर्किंग और आउटपुट इक्वेशन। अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। तो इट इज इजियर टू बिल्ड एक्यूरेटली एज ओनली 2 प्रिसिजन मेटल फिल्म रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो ये बिल्ड करने के लिए इजी है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 ही वैल्यूज के रेजिस्टर्स लग रहे हैं। Number of bits can be expanded by adding more sections of same R2R values. अब यहाँ पे हमने 4 बिट यूज किया था। जब अगर हमें यहाँ पे 8 बिट 16 बिट यूज करना है तो हमें सिर्फ वो जो R2R लैडर है वही एक्सटेंड करनी पड़ती है। In inverted R2R ladder DAC, node voltage remain constant with changing input binary words. This avoids many slowdown effects by stray capacitance. So ये थे advantages of R2R ladder D2A converter. Simultaneous A to D converter को parallel A to D converter या flash A to D converter भी कहा जाता है। It is fastest among all the other ADCs. तो ये सबसे फास्ट वर्क करने वाला A to D converter है। It consists of high-speed comparator, the resistive voltage divider circuit and the encoder. यहाँ पे सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, कंपैरेटर, वोल्टेज डिवाइडर और एनकोडर। ये है A to D कन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पे हमने रेजिस्टर्स यूज किए हैं, ये कंपैरेटर और ये हमारा प्रायोरिटी एनकोडर जो हमने पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ पे अब कंपैरेटर्स, रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज और कितने नंबर्स हमें ऐड करने हैं वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। n यानी कि n बीट। तो अब यहाँ पे अगर हम 4 बीट यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2⁻⁻⁻1 कंपैरेटर्स यूज करने होंगे, 2⁻4 मैच्ड रेजिस्टर्स यूज करने होंगे और प्रायोरिटी एनकोडर हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये हमें कंपैरेटर और रेजिस्टर्स कितने नंबर्स लेने हैं उसके लिए इस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। The input voltage is applied to positive terminal of the comparator and through this voltage divider circuit the reference voltage is applied to negative terminal. तो इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल्स को दिया जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो V इनपुट हमने इस पॉजिटिव टर्मिनल को दिया है कंपैरेटर के और निगेटिव टर्मिनल्स को हमने ये रेजिस्टिव नेटवर्क का रेफरेंस वोल्टेज दिया है। A priority encoder is used to transform the comparator outputs to the correct digital binary output. If V1 is the voltage to the first comparator, तो अब हम वोल्टेज हर एक कंपैरेटर के वहां पे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है वो देखेंगे। तो सपोज कर लो कि फर्स्ट कंपैरेटर के लिए V1 वोल्टेज हमने दिया है, तो V1 किस तरह से हम निकाल सकते हैं वोल्टेज डिविडेंड रूल से। V1 इज इक्वल टू R, क्योंकि यहाँ पे है R प्लस 7R टोटल रेजिस्टेंसेस, तो टोटल हो गए 8R और V रेफरेंस, तो R डिवाइडेड बाय 8R इंटू V रेफरेंस, तो वो आ गया V रेफरेंस बाय 8।
तो V1 का जो वैल्यू है वो है V रेफरेंस डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह से V2 के लिए निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2V रेफरेंस बाय 8। ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स के लिए हमारा वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमें जब हम सारे निकालेंगे तो V7 के लिए मिलेगा 7V रेफरेंस बाय 8। अब हम वैल्यूज कंसीडर करते हैं। अगर हमने V रेफरेंस लिया है 8 वोल्ट और V इनपुट दिया है 3.3 वोल्ट, जब हम रेफरेंस वोल्टेज 8 वोल्ट ले रहे हैं और इनपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट ले रहे हैं, तो हमारा पहले वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो V1 इज इक्वल टू था V रेफरेंस डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे रेफरेंस की जगह हमने 8 वोल्ट पुट कर दिया तो V1 आ गया 1 वोल्ट। इसी तरह से V2, V3, V4 अप टू V7 के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से वोल्टेजेस मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हमने V इनपुट दिया है 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट ये तीनों ही कंपैरेटर में हमें 1 आउटपुट मिलेगा और बाकी सारे 0 होंगे, क्योंकि 3.3 यानी कि यहाँ तक ही हमें इनपुट मिल रहा है और 4, 5, 6 ये 3.3 से बड़ी वैल्यूज है तो यहाँ पे 0 मिलता है आउटपुट में। और हमारा प्रायोरिटी एनकोडर इस तरह से वर्क करता है, आउटपुट में जो हमारा बाइनरी आउटपुट मिलेगा वो हमें इस 3 वोल्ट का जो ये थर्ड कंपैरेटर है उससे ही मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज अगर चेंज की, अगर V इनपुट हमने दिया है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट यानी कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये पांचों ही कंपैरेटर में हमें आउटपुट 1 मिलेगा और 6, 7 में 0 मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एनकोडर हमें आउटपुट में 5 वोल्ट का जो भी कंपैरेटर का आउटपुट है वो यहाँ पे बाइनरी आउटपुट मिलेगा। इसी तरह से ये पूरा सर्किट वर्क करता है। प्रायोरिटी एनकोडर के वजह से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वहां का ही हमें आउटपुट मिलेगा। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो ये फास्टेस्ट एडीसी है, suitable for large bandwidth applications such as satellite communication, radar processing and fast data acquisition for the oscilloscope. Disadvantages: high power consumption, limited resolution typically up to 8 bit, large die area 2n-1 comparators, component matching, resistance and comparators। तो यहाँ पे हमें हाई पावर कंजम्पशन लगता है और इसका अप टू 8 बिट मतलब इसका जो सर्किट कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड है। लार्ज डायमीटर एरिया दैट इज 2n-1 कंपैरेटर्स के लिए एरिया ज्यादा लगता है और कंपोनेंट मैचिंग डिफिकल्ट होता है। व्हाट इज काउंटर टाइप ए टू डी कन्वर्टर? इट आल्सो कॉल्ड एज डिजिटल रैंप एडीसी। The counter technique is a simple technique to understand. It allows a digital counter to increment till it becomes equal to an equivalent of unknown analog voltage. तो यहाँ पे डिजिटल काउंटर हम यूज कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहता है जब तक हमने जो भी एनालॉग वोल्टेज इनपुट में दिया है उसका इक्विवेलेंट आउटपुट नहीं मिलता। Apart from the binary counter, it consists of comparator, D2A converter, control circuit, AND gate, latches. तो यहाँ पे इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है उसमें हम बाइनरी काउंटर, कंपैरेटर, D2A कन्वर्टर, कंट्रोल सर्किट, AND गेट और लैचेस यानी कि लैच सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये है इसकी ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे एक कंपैरेटर लगाया है जिसे हमने एनालॉग इनपुट VA नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया है। क्लॉक दी है जो भी एंड गेट लगाया है उसे। यहाँ पे बाइनरी काउंटर है जिसका आउटपुट D2A कन्वर्टर को दे रहे हैं और D2A कन्वर्टर का आउटपुट फिर से कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे रहे हैं। Here the output of the counter is given to DAC.
and the counter increments its count, the output of the DAC increases in the ramp fashion. तो जैसे जैसे काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, इसकी काउंट एक एक नंबर से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें आउटपुट में जो DAC का आउटपुट है वो इंक्रीज होता है और वहां पे हमें जो आउटपुट की वेवफॉर्म दिखती है वो रैंप फैशन में दिखती है। रैंप फैशन यानी कि वो जो है आउटपुट वो स्टेयरकेस जैसा हमें दिखता है। तो आउटपुट कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमने डिजिटल इनपुट दिया है और ये हमारा एनालॉग आउटपुट है। तो ये ऐसे स्टेयरकेस जैसे हमें वेवफॉर्म मिल रही है। तो अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, हमने यहाँ पे एनालॉग इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। The output of the DAC is given at the inverting terminal of the comparator. जो DAC का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का आउटपुट है वो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया है कंपैरेटर के, जिसे VD कहा गया है। The output of the counter is given as the input to this digital to analog converter. अब ये जो काउंटर है, इस काउंटर का जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हमने DAC को दिया है और यही से हम डिजिटल आउटपुट भी ले रहे हैं। Initially, when conversion starts, the counter is reset, so the output of the DAC is equal to 0. जब भी हम कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे होते हैं तब जो हमारा काउंटर है वो रीसेट होता है, यानी कि वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। जो भी पहले वैल्यू थी वो सारी इरेज हो जाती है, फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है सर्किट और फिर काउंटिंग स्टार्ट करता है। इनिशियली दिस इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द आउटपुट ऑफ द DAC। तो हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो सबसे पहले जब सर्किट स्टार्ट हो रहा है तब वो ज्यादा ही रहेगा DAC के आउटपुट से, एंड दैट्स व्हाई द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज हाई। सो इसी वजह से कंपैरेटर का आउटपुट भी हाई होता है। तो जब भी हम इनपुट दे रहे हैं तो DAC का जो आउटपुट है उससे इस इनपुट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से कंपैरेटर का आउटपुट भी हाई होता है। और फिर क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड टू द काउंटर यूजिंग एंड गेट। यहाँ का आउटपुट यहाँ पे इनपुट जा रहा है तो यहाँ पे ये क्लॉक ऑन हो जाती है और इस एंड गेट के जरिए हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं इस बाइनरी काउंटर को। So when the output of the comparator is high, clock pulse applied to the counter and the counter starts counting. जैसे ही इस काउंटर को क्लॉक पल्स मिलती है वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। As the counter increments its count, the output of the DAC will also increases in the staircase fashion. तो जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ते जा रही है वैसे वैसे आउटपुट में हमें स्टेयरकेस जैसी वेवफॉर्म मिलती है जो अभी हमने पीछे देखी। The output of the DAC continuously compared with the input voltage. तो जो भी आउटपुट है बाइनरी काउंटर का वो DAC को इनपुट भी दिया है तो वो ऑलवेज कंपेयर करता रहता है यहाँ पे। तो जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो जो भी हमने इनपुट दिया है उसे कंपेयर होता रहता है। ये दोनों इनपुट्स यहाँ पे कंपेयर होते रहते हैं। So as far as this voltage of DAC is less than the input voltage, the output of the comparator will high. तो यहाँ पे ये दोनों वोल्टेजेस ऑलवेज कंपेयर होते रहते हैं। तो जब तक ये जो VD है वो लेस होता है हमारे इनपुट वोल्टेज से तब तक इस कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो हाई होता है। उसी वजह से अब ये हाई है कंपैरेटर का आउटपुट, उसी वजह से ये यहाँ पे क्लॉक जो है वो हमेशा अप्लाई होते रहती है इस बाइनरी काउंटर को, एंड आउटपुट ऑफ द DAC विल इंक्रीज ग्रेजुअली इन स्टेयरकेस फैशन। और उसी वजह से हमें जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहता है। और जैसे ही ये दोनों जो आउटपुट्स है वो कंपेयर हो रहे हैं वैसे ही ये VD और VA इक्वल होते हैं या फिर VD ग्रेटर होता है VA से, वैसे ही इस कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो लो हो जाता है और क्लॉक पल्स अप्लाई होना यानी कि यहाँ से आउटपुट मिलना बंद हो जाता है और काउंटर स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम जो है यानी कि
इस पूरे प्रोसेस को कन्वर्ट होने में, जो भी हमारा आउटपुट है वो मिलने में जो टाइम लगता है वो 2n-1 इंटू टी क्लॉक से निकालते हैं। यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ बिट्स टू द एडीसी। So as the number of bits increases, then the conversion time will also increases. तो जितने हम ज्यादा बिट्स दे रहे हैं उतना ही हमें इस सर्किट को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है। काउंटर टाइप एडीसी इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू ऑपरेट। काउंटर टाइप एडीसी डिजाइन इज लेस कॉम्प्लेक्स, सो कॉस्ट इज ऑल्सो लेस। तो यह सिंपल सर्किट है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसी वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। इसके डिसएडवांटेजेस भी है। स्पीड इज लेस सिंस ईच टाइम द काउंटर हैज टू बिगिन फ्रॉम जीरो। तो यहाँ पे हमें हर एक ऑपरेशन के लिए फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वो काउंटर पहले रीसेट हो जाता है और फिर से वो पूरी प्रोसेस करता है। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे टाइम बहुत लगता है और इसकी स्पीड भी कम होती है। There may be conflicts if the next input is sampled before the completion of the one process. तो इस तरह से ये काउंटर टाइप एडीसी वर्क करता है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी, ये है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी की ब्लॉक डायग्राम या फिर सर्किट डायग्राम, जहाँ पे हमने कंपैरेटर, एसएआर और डीएसी ये तीन मेन ब्लॉक्स यूज किए हैं। डीएसी का जो भी आउटपुट है वो हम कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे रहे हैं, जिसको हम फीडबैक भी बोल सकते हैं और हमने यहाँ पे उसे वीडी नाम दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एनालॉग इनपुट दे रहे हैं जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है। एसएआर का जो भी आउटपुट होगा वो हम डीएसी को देते हैं और यहाँ पे वो आउटपुट डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट होता है। यहाँ से हम हमारा डिजिटल आउटपुट बाहर ले रहे हैं। यहाँ पे तो 4 बिट है, बट हम यहाँ पे n नंबर ऑफ बिट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो Q3 है उसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलेंगे, यानी कि ये फर्स्ट लाइन, और Q0 है वो होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ दिस आउटपुट। अब ये जो पूरा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का ब्लॉक डायग्राम है ये सिमिलर है काउंटर टाइप एडीसी के ब्लॉक डायग्राम के साथ। इससे पहले हमने काउंटर टाइप एडीसी उसका वर्किंग देखा था। अब वो जो काउंटर टाइप एडीसी है उसमें 2n-1 साइकिल्स का यूज होता है, तब हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि उतने साइकिल्स होने के बाद आउटपुट हमें मिल रहा है। बट यहाँ पे n नंबर ऑफ साइकिल्स का हम यूज कर रहे हैं और फिर हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि काउंटर टाइप एडीसी के जो भी ड्रॉबैक्स है उनको हमने ओवरकम किया है और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी बनाया है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। उसके बाद इसका जो मेन प्रोसेस है एसएआर का वो किस तरह से है वो हम देखेंगे। ये सिमिलर है काउंटर टाइप एडीसी के साथ। इंडिविजुअल बीट इज मेड हाई, तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसका इंडिविजुअल बीट यानी कि बीट बाय बीट हम उसे हाई या लो में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्या है वो हम आगे जब देखेंगे इसकी प्रोसेस तब आपको समझ में आएगा। स्टार्ट्स फ्रॉम एमएसबी, अभी एमएसबी और एलएसबी कौन से होते हैं इसके आउटपुट में वो मैंने अभी दिखाया था। तो इसकी जो प्रोसेस है, जो इंडिविजुअल बीट हम हाई या लो कन्वर्ट कर रहे हैं वो एमएसबी से हमेशा स्टार्ट होगा, यानी कि लेफ्ट साइड से हमेशा स्टार्ट होगा। When we start the circuit, MSB of SAR is set to 1. तो जब भी हम सर्किट को ऑन कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है SAR का वो हमेशा 1 में कन्वर्ट होता है, यानी कि 0 से वो 1 में सेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखने हैं। इसका मतलब आपको अभी समझ में नहीं भी आया होगा तो आगे हम जो प्रोसेस देखेंगे उसमें आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। ये आपको आगे के प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है और सिर्फ ये 2 पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे
तो आपको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी क्या है, वर्किंग क्या है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा और आप आपके मन से लिख सकोगे। तो ये वी इनपुट जो हमने इनपुट दिया है वो, वीडी जो हमें डीएससी से आउटपुट मिल रहा है वो, अगर वी इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू वीडी होता है तब नेक्स्ट बिट सेट किया जाता है, और अगर वी इनपुट लेस देन वीडी होता है तो जो ऑलरेडी सेट बिट है उसे रीसेट किया जाता है और फिर नेक्स्ट बिट को सेट किया जाता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब हम इसका डिटेल में प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे मैं 3 बिट ऑपरेशन का एग्जांपल ले रही हूँ। ये स्टार्ट होगा 000 से। तो सबसे पहले क्या बोला था, जो भी MSB है उसको हम हाई करते हैं, उसका जो बीट है वो 1 करते हैं जब भी इनपुट दिया जाता है सर्किट को। तो यहाँ पे ये जो है ये डिफॉल्ट कंडीशन है 000, तो इसका जो MSB है उसे हमने हाई किया, 1 कर दिया। इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज है, अगर V इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू VD होता है तब क्या बोला था, सेट द नेक्स्ट बीट। तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट बीट है 1 के बाद जो 0 वाला बीट है उसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया, यानी कि 0 से 1 कर दिया। इस तरह से ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है V इनपुट लेस देन VD। तो अगर V इनपुट लेस देन VD है तो क्या बोला था, जो भी सेट किया हुआ बीट है उसे हम रीसेट करेंगे और फिर नेक्स्ट बीट को हम सेट करेंगे, यानी कि ये जो सेट किया हुआ बीट है उसे हम रीसेट करेंगे। तो यहाँ पे 0 कर दिया उसे, उसके बाद हमें नेक्स्ट बीट को सेट करना है, तो यहाँ पे उससे हमने 1 कर दिया, यहाँ पे 0 था यहाँ पे 1 कर दिया। इस तरह से दोनों पॉसिबिलिटीज का आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे अगर V इनपुट ग्रेटर है VD से तो नेक्स्ट बीट को सेट किया है, और यहाँ पे V इनपुट लेस है VD से तो हमने जो सेट हुआ बीट है उसे रीसेट किया है, और ये दूसरा वाला बीट यहाँ पे हमने सेट किया है। अब इसकी चेन इसी तरह से फॉरवर्ड होती जाएगी। अब हम यहाँ पे इसकी कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे है 110, फिर से दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी आएगी। V इनपुट ग्रेटर देन VD है तो नेक्स्ट बीट हमें सेट करना है, तो इस तरह से 111 आ जाएगा, हमें ये बीट सेट करना है यहाँ पे। और अगर V इनपुट लेस देन VD है तो जो भी सेट हुआ बीट है उसे हम रीसेट करेंगे और उसके आगे का बीट हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में से इस प्रोसेस में आते वक्त ये वाला बीट सेट हुआ था 2 नंबर का, तो सिर्फ उसे ही हम यहाँ पे रीसेट करेंगे और नेक्स्ट वाला बीट हम सेट करेंगे। उसी तरह से अब 010 के लिए भी दो कंडीशंस, V इनपुट ग्रेटर देन VD, V इनपुट लेस देन VD। तो अगर ग्रेटर है तो हमें ये नेक्स्ट वाला बीट सेट करना है, 011 आ जाएगा। और अगर लेस है तो हमें ये सेट वाले बीट को रीसेट करना है, जिसे हमने 0 कर दिया, और नेक्स्ट बीट को हमने सेट कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। अब यहाँ पे फिर से ये चारों के लिए दो दो कंडीशंस आएंगी सेपरेटली। तो सबसे पहले हम 111 के लिए देखेंगे। V इनपुट अगर ग्रेटर देन VD है तो हमें नेक्स्ट बीट को सेट करना है, बट यहाँ पे 111 के बाद कोई भी नेक्स्ट बीट है ही नहीं, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे। और अगर V इनपुट लेस देन VD है तो हमें जो सेट किया हुआ बीट है उसे रीसेट करना है, यानी कि हमने यहाँ पे उसे 0 कर दिया और कोई नेक्स्ट बीट है ही नहीं, तो हम सेट किसे करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 110 लिख दिया है। अब 101 के लिए देखेंगे। 101 में अगर V इनपुट ग्रेटर देन VD है तो हम नेक्स्ट बीट को सेट करेंगे, यानी कि ये भी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट बीट नहीं है। और यहाँ पे जो भी बीट सेट है उसे हमें रीसेट करना है और फिर नेक्स्ट बीट को सेट करना है। तो यहाँ पे 1 को हमने 0 कर दिया और नेक्स्ट बीट नहीं है।
अब फिर से 011 के लिए देखेंगे तो ये भी सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे हमें नेक्स्ट बीट नहीं है तो हम इसे सेम लिख देंगे और जो सेट हुआ बीट है उसे हमें रीसेट करना है लेस देन कंडीशन में, तो उसे हमने रीसेट कर दिया। और 001 के लिए हमें नेक्स्ट बीट सेट करना है अगर इनपुट ग्रेटर देन VD है तो 001 सेम ही आ जाएगा, और अगर लेस देन है तो हम इसे रीसेट कर देंगे यानी कि 000 कर देंगे। और ये हमारी फिर से कंडीशन आ गई स्टार्टिंग वाली। तो इस तरह से इसके आगे अब कोई चेंज हो सकती है क्या? नहीं। तो 3 बिट के लिए इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है और इस तरह से सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC का वर्किंग कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल बीट को सेट रिसेट करके फास्ट प्रोसेस करते हैं और हमारा आउटपुट हमें मिलता है। इसी तरह से हम 4 बीट, 5 बीट, 6 बीट एन नंबर ऑफ बीट्स के लिए ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC इसके ऊपर शॉर्ट नोट या फिर क्वेश्चन आता है तो उसकी हमें ब्लॉक डायग्राम निकालनी है। उसके बाद जो भी मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वो लिखने हैं, और ये डायग्राम जो है ये चेन वाली डायग्राम इसी तरह से आपको ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा है वो आपको आपके लैंग्वेज में लिखना है। बस इतना ही यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर में लिखना है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा वो आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।